हाँ जी, आ गए। बात करते हैं भंवरी देवी की, जो छोटे से गांव में वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती थी, या फिर पुणे केस में जहां अनीश और अश्विनी ये दोनों का मर्डर हो जाता है। और ये दोनों ही केस में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में पुलिस एंड जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रिक्ट ना होना, अक्यूज्ड को बेल दे देना। और ये दोनों ही केस को सीरियस तब लिया जाता है जब पब्लिक आउटरीच बढ़ जाता है, जब लोग इकट्ठा होकर जस्टिस की डिमांड करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे भंवरी देवी ने इंडियन जस्टिस सिस्टम की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। इस लैंडमार्क केस में इन्हें जस्टिस तो नहीं मिला, बट इस केस की वजह से आज भी लाखों लड़कियों को जस्टिस मिलता है। और क्या हर बार किसी विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए पब्लिक आउटरीच जरूरी है? एंड सबसे बड़ी बात, जस्टिस ये शब्द का मतलब क्या है, एंड ये भंवरी देवी की स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली भंवरी देवी की। और ये कहानी आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कुछ लोग फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब नहीं समझ पाते। वही कुछ ऐसे लोग भी है जो ये मी टू एंड फेमिनिज्म का मिसयूज करते हैं अपने फायदे के लिए। हमें क्या लगता है, ये जो मी टू, फेमिनिज्म या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सारी चीजें शहरों से शुरू हुई है, बट इन रियलिटी ये सारी मूवमेंट्स राजस्थान के एक छोटे से गांव से उठी थी, जहां भंवरी देवी ईयर 1985 में वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ज्वाइन होती है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, और इसके लिए भंवरी देवी को हर महीने 200 रुपए मिलते थे। इसके पहले वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी। तो ईयर 1992 में भंवरी देवी एक गुजर फैमिली के चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश करती है। चाइल्ड मैरिज तो रुकता नहीं, और वो गुजर फैमिली को बुरा लग जाता है कि कोई छोटे जात वाली हमारे खिलाफ कैसे बोल सकती है। डेट था 22 सितंबर 1992, जब रमाकांत गुर्जर 4 लोगों के साथ मिलकर भंवरी देवी का गैंग रेप कर देता है। अगले दिन 23 सितंबर को एफआईआर फाइल होती है बस्सी पुलिस स्टेशन में, और 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन होता है। एंड 24 जनवरी 1994 में सारे अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाते हैं। बट कुछ महीने बाद राजस्थान हाई कोर्ट से जजमेंट आता है एंड सारे अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है, और ये बेल की तारीख होती है 17 दिसंबर 1994। ये जजमेंट में जज जगपाल ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे, जैसे कि चाचा और भतीजा एक साथ मिलकर गैंग रेप नहीं कर सकते, या फिर कोई ऊंची जाति वाला किसी नीचे जाति वाली का गैंग रेप कैसे कर सकता है। ऐसे पॉइंट्स जिसे सुनकर आपको भी शर्म आ जाए। इस जजमेंट से ना खुश अब वुमेन राइट ग्रुप PIL फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कहते हुए कि यहाँ पर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का वायलेशन हुआ है, जहाँ आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट ड्यू टू फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ये आर्टिकल का वायलेशन होता है और वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। आर्टिकल 19(1)G के हिसाब से कोई भी अपने अकॉर्डिंग का जॉब या फिर बिजनेस कर सकता है जो उन्हें कन्वीनियंट लगे, बट ये भी वायलेट हो रहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट के वजह से। वुमेन्स अपने मर्जी का जॉब नहीं कर सकती थी। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 एवरीवन हैव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट यहाँ पर वुमेन्स की पर्सनल फ्रीडम वायलेट हो रही थी, क्योंकि उन्हें उनके वर्क प्लेस पर डर डर के काम करना पड़ता था। और इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल गाइडलाइन बनाती है, जिसका नाम रखा जाता है विशाखा गाइडलाइन। इस गाइडलाइन में वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है जिससे वुमेन्स को वर्क प्लेस पर इनकन्वीनियंस होता है। और ये लॉ जब तक अमेंड नहीं हुआ था, तब तक अगर कोई वुमेन कंप्लेन करना चाहे तो वो IPC के थ्रू कर सकती थी। और 16 साल के बाद विशाखा गाइडलाइन को अमेंड किया जाता है और पॉश एक्ट को चालू किया जाता है। एविडेंस की कमी की वजह से भंवरी देवी को तो जस्टिस नहीं मिला, बट आज न जाने इस केस की वजह से कितनों को जस्टिस मिल रहा होगा। क्वेश्चन जस्टिस नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कैसे बड़े लोग ये जस्टिस सिस्टम के साथ खेलते हैं। माचुदाए लॉ मैंने लोए रखे रेंट पे, मेरी खामोशियां भी सास गुफ्तगू में एक निराला सा अंदाज है। सही है ना जी। कल जो था आज वो नहीं है। ये है मेरे स्कूल के दिनों की बात। हम 4 लोगों की ग्रुप हुआ करती थी, मैं, अर्नव, रेखा जी और बरखा जी। बरखा जी सर। अरे क्या है जी, एकदम से नॉस्टैल्जिया हो गया ना जी।
हर बार की तरह आज भी हमने होमवर्क नहीं किया था। हमें लगा मास्टर जी आज भी होमवर्क चेक नहीं करेंगे, बिल्कुल FSSAI की तरह। और आज मास्टर जी ने कॉपी चेक करने का निर्णय लिया तो हमारा तो गांडी फट गया ना जी। पहली बारी हमारी थी, मास्टर जी कूटना शुरू किए, 2 पन्ने के लिए 2 छड़ी मार दिए। इसको ही तो कहते हैं ना जी न्याय। दिस इज़ नोन एज रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम के अकॉर्डिंग सज़ा देते हैं। लाइक अगर उसने बड़ा क्राइम किया तो उसको बड़ा सज़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी मासूम बच्चे ने अगर 2-3 लोग को मार दिया कार एक्सीडेंट पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने को दे सकते हैं। अब बारी थी साला नव्वा की। इतना गलीच लड़का है, जितना गाली दोगे उस पे जचेगा। है कि नहीं? तो मास्टर जी सोचे इसको सज़ा दिए तो पूरी कक्षा में डर का माहौल बैठ जाएगा और बाकी बच्चे ये गलती नहीं दोहराएंगे। हम इस टाइप की जस्टिस को डिटरेंस जस्टिस बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी क्रिमिनल को ह्यूमिलिएट करते हैं या फिर पब्लिकली पनिश करते हैं, ताकि सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचे कि अगर कोई ये क्राइम करेगा तो उसे ऐसी ही सज़ा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल बुलडोजर जस्टिस एंड द शरिया लॉ। But the thing is, justice system that uses unnecessary violence shows that unnecessary violence is acceptable. याद रखना दोस्त। अब बारी थी रेखा जी की। मास्टर जी को पता चला अर्नवा और हमारे बहकावे में आके उन्होंने ये होमवर्क नहीं किया था। हम ये तो है बुरी संगत। है ना जी। मास्टर जी ने इन्हें समझाया कि इनके साथ ना रहे और अगली बार ये गलती ना दोहराए। इन्हीं को तो कहते हैं न्याय की मूर्ति। हम इस टाइप की जस्टिस को रिहेबिलिटेशन जस्टिस बोल सकते हैं। हम इसमें क्रिमिनल को सही और गलत के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं। हम इसमें क्रिमिनल को अच्छे से ट्रीट करते हैं। मे बी वो जिन लोगों के साथ रहता हो शायद उनसे इन्फ्लुएंस होकर उसने ये क्राइम किया हो, बट इस टाइप की जस्टिस को हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। लाइक उसने क्राइम किया है एंड वो पूरे कॉन्शियस में था। कोई छोटा बच्चा नहीं है, लाइक उसे समझाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम वो क्राइम नहीं करेगा। अब बरखा जी के बारे में क्या ही बताए, वो तो है ही इतनी प्यारी। अब मास्टर जी को लगा कि इतने लोगों ने होमवर्क नहीं किया तो कहीं मेरी तो गलती नहीं, क्यों ना बरखा जी से बात करके देखा जाए। मुझको बरखा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। इसको हम लोग बोल सकते हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस। इसके अंदर क्या होता है, हम क्रिमिनल को सज़ा देने के बदले उससे नुकसान की भरपाई करवाते हैं। इसमें यह मानना होता है कि अगर कोई गलत कर रहा है हम उसे सही रास्ता दिखाएं, उसे माफ़ कर दें, मे बी वो सुधर जाए। इसमें हम क्रिमिनल और विक्टिम को एक साथ ट्रीट करते हैं ताकि दोनों ही हील और ग्रो करें। रिमेंबर गाइस, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ऐसे माइक पे तो कोई भी लिबरल बन सकता है, बट रियल लाइफ में जस्टिस एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट कंसेप्ट है। ठीक है।